उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु सामान्य ज्ञान के क्रम में इतिहास में उत्तर वैदिक काल, ठीक, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल से क्या मतलब है? काल समय की दृष्टि से यह काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है, ठीक है। इस काल के जो ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलती है वो ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों से, क्या? ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों से, जिनमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ठीक है, एवं अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। फिर इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद, इन सभी स्रोतों से उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इन ग्रंथों की रचना हुई। दोनों बातें की हुई, इस काल में इन ग्रंथों की रचना हुई या इस काल की जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिलती है, ठीक है। और जिसमें आर्यों का स्थायी जीवन, यहाँ इसकी खास बातें है कि आर्यों ने अस्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया था। आर्यों ने अस्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया था, आरंभ कर दिया था। अस्थायी जीवन, ठीक है, अस्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया था। पशुपालन की जगह कृषि को अधिक महत्व मिलने लगा। उत्तर वैदिक आर्यों ने जिस विषय क्षेत्र पर निवास किया उसे आर्यावर्त की संज्ञा दी गई। जैसे कि आप ये जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन का महत्व ज्यादा था, उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि का महत्व बढ़ा, कृषि का महत्व बढ़ा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जहां ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास सप्त सिंधु क्षेत्र तक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका क्षेत्र बढ़ा और इस क्षेत्र को क्या कहा गया? आर्यावर्त, ठीक है। कृषि का महत्व बढ़ा, पशुपालन का महत्व कम हुआ, पशुपालन का महत्व कम हुआ, आर्य स्थायी जीवन जीने लगे और इनका विस्तार भारत के अन्य क्षेत्रों में हुआ, भारत के अन्य क्षेत्रों में। इसलिए विंध्याचल से पूरा उत्तर का भाग क्या कहा गया? विंध्य पर्वत से उत्तर का भाग आर्यावर्त। हाँ, विंध्य पर्वत के उत्तर का भाग, मतलब ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया? आर्यावर्त, है ना। पूरे भारत को आर्यावर्त कहा गया, ठीक है। जिस विस्तृत क्षेत्र पर निवास किए उसे आर्यावर्त कहा गया, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आर्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य है। इस संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, श्रुत साहित्य और स्मृत साहित्य। श्रुत साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद आते हैं। यह साहित्य लंबे समय तक मौखिक रूप से चलते रहा, बाद में उसका संकलन किया गया। स्मृत साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित हुए, इसमें वेदांग, सूत्र, स्मृत ग्रंथ शामिल हैं। वास्तव में ये जो पूरा वैदिक काल है, वेदों का काल, वेद ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब क्या थे? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी श्रुत साहित्य थे। मतलब कि ये संहिताबद्ध नहीं थे,
बाद में इनका संकलन किया गया, संकलन बाद में किया गया। तो ये श्रुति मतलब एक दूसरी पीढ़ी पर ये कह करके मतलब शिक्षा दे करके सुना करके ये सुरक्षित थे, इसलिए इनको श्रुति साहित्य कहा जाता है। ठीक है। स्मृति ग्रंथ ये वैदिक के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है। जैसे उपवेद भी वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत नहीं आते और स्मृति ग्रंथ भी वैदिक के अंतर्गत नहीं आते। ये बाद के ग्रंथ हैं जिसमें स्मृतियां हैं। स्मृति साहित्य के अंतर्गत स्मृतियां हैं क्या, जैसे मनु स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति और ऐसे ही याज्ञवल्क्य स्मृति, कई सारी स्मृतियां हैं। तो स्मृति साहित्य उसके अंतर्गत नहीं आते। ठीक है। वेदांग सूत्र स्मृति ग्रंथ स्मृति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। कौन से? वेदांग सूत्र स्मृति ग्रंथ ये सब स्मृति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। स्मृति साहित्य के अंतर्गत। ठीक है। फिर इसके बाद है श्रुति साहित्य। अभी हम क्या देख रहे थे? वैदिक साहित्य। अब थोड़ा श्रुति साहित्य को समझते हैं। श्रुति साहित्य श्रुति साहित्य में वेदों का प्रथम स्थान है। इसमें आर्यों के जीवन दर्शन का पता चलता है। वेदों की संख्या 4 है। मतलब पहली बात, श्रुति साहित्य के अंतर्गत सभी वेद आ गए। वेद में कौन कौन आए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। ये इतने वेद हो गए। ये सब श्रुति साहित्य के अंतर्गत ही आएंगे। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों का संकलन किसने किया था? वेदों का संकलन का श्रेय महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को है ना। तो वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। संकलन कौन किया था? संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ये इनका संकलन किए थे वेदों का। ठीक। वेदों का संकलन श्री महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। ठीक है। फिर आते हैं हम थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की जैसा हमने बताया कि इसका काल क्या था? ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है ना। अब ऋग्वेद में कुछ खास बातें ऋग्वेद की। ऋग्वेद में कुल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें क्या है? ऋग्वेद में है क्या? देवताओं की स्तुति है। देवताओं की स्तुति है। 1028 श्लोक हैं। कितने हैं? 1028 श्लोक, 11 बालखिल्य श्लोक। 1028 श्लोक, 11 बालखिल्य श्लोक। ठीक। 1028 श्लोक हैं इसमें। ठीक है। और क्या है? 10,462 मंत्रों का संकलन है। मंत्र के हिसाब से 10,462 मंत्रों का संकलन है। यह है ऋग्वेद। ठीक। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है। पहला और 10वां मंडल क्या है? क्षेपक माना जाता है। मतलब क्या है?
पहला मंडल और 10वां मंडल, क्षेपक मतलब ये परवर्ती काल के हैं, बाद में जोड़ दिया गया है, परवर्ती काल के हैं। ठीक, पहला और 10वां मंडल परवर्ती काल के हैं। ठीक है। ऋग्वेद में, हाँ, ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। किसमें? 9वें मंडल में सोम की चर्चा है, सोम की। ठीक है, 9वें में सोम की चर्चा है। और क्या है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, जिसमें जो सवित्री को यानी सविता को संबोधित है, जो सवित्री को संबोधित है। ठीक है, गायत्री मंत्र के बारे में हो गया। ठीक है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इसमें 33 देवताओं का उल्लेख है। देवता कितने हैं? सब पुरुष ज्यादा हैं। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। किसमें? ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। ठीक है, किसकी प्रधानता है? पुरुष देवताओं की। और क्या है? ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। और कुछ खास बात बताइए। 33 देवताओं का उल्लेख है। देवता कितने हैं? 33 हैं। 33 देवता, जिसमें कौन कौन से प्रमुख रूप से है? इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम तथा सूर्य। इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम तथा सूर्य, ये क्या है? प्रमुख देवता हैं ऋग्वेद काल के।